नमस्कार दोस्तों। आज हम कैरोसेल का बिजनेस मॉडल पढ़ेंगे। इसमें क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, क्या ये एक सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है और क्या ये एक लॉन्ग टर्म बाय बन सकता है। लॉन्ग टर्म मेरे लिए 3 से 4 साल का वक्त होता है, तो वैल्यूएशंस क्या इस कंपनी को सपोर्ट करते हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी के बारे में अगर थोड़ी ब्रीफ जानकारी दे दूं मैं, तो मार्केट कैप इसका करीबन 2,500 करोड़ का है। काफ़ी कम मार्केट कैप की कंपनी है। नॉर्मली जो कम मार्केट कैप की कंपनीज होते हैं वो अज्यूम किया जाता है कि रिसेंटली वो कंपनीज लिस्ट हुए हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी 1988 में फाउंड हुई है और इनके जो प्रमोटर है चिराग पारेख जी, वो काफ़ी अग्रेसिव प्रमोटर है। इन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस कंपनी को बनाई है और इन्वेस्टर्स को काफ़ी रिटर्न्स दिए हैं, स्पेशली पिछले 5 सालों में। राइट। तो इसका मार्केट कैप 2,500 करोड़ है। इसको एक स्मॉल कैप कंपनी में हम कैटेगराइज करेंगे। और अगर आप इसका सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 32% है पिछले 4 क्वार्टर का। काफ़ी एविडेंट है, काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 37% का है। अगर आप 3 साल के नंबर्स भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है। इट्स अ हाई ग्रोथ कंपनी। राइट। तो हमें समझने की ये कोशिश करनी है कि ये स्मॉल कैप है, हाई ग्रोथ कंपनी है। इसका इसकी बैलेंस शीट क्या ग्रोथ आगे तक सपोर्ट कर पाएगी, और इसके जो करंट वैल्यूएशंस है वो रैशनल है या नहीं है एंट्री के लिए। और अगर इसमें ग्रोथ आना है तो कहाँ से ग्रोथ आना है, ये कितना सस्टेनेबल ग्रोथ है। राइट। तो थोड़ा कंपनी के बारे में जान लेते हैं और इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं एक्चुअली। तो कंपनी एक्चुअली जो इसका जो हीरो प्रोडक्ट है वो है क्वार्ट्ज सिंक। राइट। तो आपके जो किचन्स होते हैं, मॉड्यूलर किचन्स की जब फिटिंग होती है या फिर ट्रेडिशनल किचन्स की जब फिटिंग होती है तो वहाँ पे सिंक लगते हैं। 85% of the sink market is a stainless steel market, right? So stainless steel is a traditional product, and in most of the kitchens you will find stainless steel. बट स्टेनलेस स्टील में दो दिक्कतें होती है। एक, उसका जो फॉर्म फैक्टर है, मतलब उसमें कलर ऑप्शंस ज़्यादा नहीं होते, सिर्फ स्टील का फॉर्म फैक्टर होता है, तो स्टील का ही कलर होता है। राइट। और दूसरा जो है, जब पानी गिरता है या फिर बर्तन जब सिंक में लगते हैं तो काफ़ी आवाज़ आता है। तो जो होम मेकर्स होते हैं इनको ये काफ़ी इरिटेटिंग लगता है, और वो हर वक्त एक शोध में होते हैं। दे ऑलवेज सीकिंग कि कोई एक बेहतर प्रोडक्ट हमें मिल सकता है जो अच्छा दिखता है, जो कलर ऑप्शंस देता है और ये आवाज़ ना करे। नॉइस का जो 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 फैक्टर है वो काफ़ी लोगों को इरिटेट करता है। राइट। तो इन्हीं जो गैप्स है, इन्हीं जो पेन पॉइंट्स को सॉल्व करने के लिए कैरोसेल ने क्वार्ट्ज सिंक्स बनाना शुरू किए। राइट। क्वार्ट्ज एक पत्थर होता है। राइट। इंडिया में इसको ग्रेनाइट सिंक भी कहते हैं, बट दिस इज अ बिट मिसलीडिंग। क्वार्ट्ज और ग्रेनाइट दो अलग किस्म के पत्थर होते हैं। राइट। क्वार्ट्ज को जब बनाया जाता है, क्वार्ट्ज को आप ज़मीन से जब निकालते हैं इस पत्थर को, बेसिकली इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है और क्वार्ट्ज को आपको चूर दिया जाता है, मतलब इसको ग्राइंड किया जाता है, एकदम बारीक किया जाता है। और इसमें एक रेसिन लगाते हैं, एक गम लगाते हैं, एक समझ लीजिए एक फेविकॉल या गम है, जो प्लास्टिक गम होता है, जो इस इन ग्राइंडेड पार्टिकल्स को होल्ड करता है और इसको एकदम ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड क्वार्ट्ज इज सपोज टू बी 5 times stronger than your granite, right? So quartz is a far better product. It's an expensive product as compared to granite. It's an expensive product as compared to stainless steel as well, right? तो stainless steel एक affordable product है। क्वार्ट्स जो है वो एक प्रीमियम या लग्जरी प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली इसका प्राइस ज़्यादा होता है। राइट। तो फॉर एग्जांपल जब आप कैरोसेल के किसी शोरूम में जाओगे, राइट, तो इनका जो फर्स्ट प्रोडक्ट, जो हीरो प्रोडक्ट जो था, ऑब्वियसली क्वार्ट्ज सिंक है। तो आप क्वार्ट्ज सिंक देखोगे और वो बहुत सुंदर होते हैं। राइट। बहुत सारे जो हाउस होल्ड्स होते हैं या होम मेकर्स होते हैं वो लगाना चाहते हैं क्वार्ट्ज सिंक, बट थोड़ा अफोर्डेबल नहीं होता है। तो उसके लिए अपना एक टोटल एड्रेसेबल मार्केट बड़ा करने के लिए कंपनी ने स्टेनलेस स्टील के सिंक्स भी इंट्रोड्यूस किए कि अगर आप ठीक है क्वार्ट्ज नहीं लगा सकते तो हमारे पास बढ़िया क्वालिटी के अच्छे गॉजिंग सिस्टम के साथ जो नॉइस रिडक्शन कर सके वो स्टेनलेस स्टील भी है, तो आप ये सिंक भी ले सकते हैं। राइट। तो जो कंपनी ने अपना मार्केट, टोटल एड्रेसेबल मार्केट या बिजनेस अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी कर दी बाय इंट्रोड्यूसिंग स्टेनलेस स्टील इन 2011, बट बिफोर दैट दे वर प्रिडोमिनेंटली मैन्युफैक्चरिंग क्वार्ट्ज सिंक्स। राइट। मैन्युफैक्चरिंग की बात अगर आती है तो
क्वार्ट्स को बनाया किस तरह जाता है, और उसको बनाने की एक पद्धत होती है जो शॉक ग्रुप, जर्मनी का एक बहुत फेमस कंपनी है या ग्रुप है, शॉक ग्रुप। एक्चुअली शॉक ग्रुप ने ही क्वार्ट्ज सिंक का इजाद किया था। दीज आर द पीपल हु एक्चुअली इन्वेंटेड दिस कंसेप्ट ऑफ क्वार्ट्ज सिंक एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग। और ये एक पद्धत से बनाते हैं वो लोग। उस टेक्नोलॉजी को भी शॉक टेक्नोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी मटेरियल साइंसेस और मटेरियल टेक्नोलॉजी लगती है। क्योंकि ये बहुत, आपको पत्थर जो बनाना होता है, ये सिंक बनाना होता है, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल इसका इंस्टॉलेशन एक बहुत क्रिटिकल इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉलेशन अगर गलत हो गया तो सिंक टूट जाता है या फिर उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, उसके चिप्स निकलते हैं ऊपर से। तो ये काफ़ी एक प्रोडक्ट है ऐसा जो हाई प्रेशर में बनता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, शॉक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। और शॉक ग्रुप ने इस प्रोडक्ट को और इस टेक्नोलॉजी को काइंड ऑफ बनाया है और इजाद किया है, मार्केट में लेके आया है। और कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ है कैरोसेल के साथ। तो अगर आप कैरोसेल का ओनरशिप देखेंगे तो 8% स्टेक जो है वो शॉक ग्रुप के है। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है और कैरोसेल में एक तरह से स्टेक्स भी लिए हैं, इन्वेस्ट भी किया है। ये टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ 4 प्लेयर्स के साथ है या पास है ग्लोबली। सिर्फ 4 कंपनीज है। एक तो कैरोसेल है, दूसरा शॉक है, एक फ्रैंकी है और चौथा ब्लैंके है। तो ये फ्रैंकी, ब्लैंके और शॉक प्रिडोमिनेंटली यूरोपियन टेरिटरी में, यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको ये 3 कंपनीज मिलेंगे। सिर्फ एक कंपनी है जो एशिया में है, वो है कैरोसेल, राइट। और वो टेक्नोलॉजी कैरोसेल के पास है। तो आपके जो कॉट्स किचन बनते हैं वो शॉक टेक्नोलॉजी से बनते हैं, और जिससे ये ड्यूरेबल होते हैं, मल्टीपल कलर ऑप्शंस दे सकते हैं एंड यूज़र्स को। तो काफ़ी सुंदर होते हैं ये किचन, राइट। कंपनी का जो ग्रोथ है यहाँ पे, अगर आप पिछले 5 साल का ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ हम लेटर डिस्कस करेंगे, बट सेल्स ग्रोथ हमें डिस्कस करना है। दिस कंपनी इज़ नॉट स्पेसिफिक टू इंडिया। इंडिया ओनली हैज़ 18%, और इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली 18% टू इट्स टॉप लाइन। इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके क्वार्ट्ज सिंक्स है वो एक्सपोर्ट होता है, राइट। और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है इसका मैनेजमेंट, स्पेशली आपका यूएस में, यूके में, मिडल ईस्ट में, राइट, ऑस्ट्रेलिया में, टर्की में, करीबन 55 कंट्रीज़ में ऑलरेडी एक्सपैंडेड है ये एज एन एंटिटी, राइट। कैरोसेल 55 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है अपना जो मेन प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट भी, स्टेनलेस स्टील भी एक्सपोर्ट करता है, राइट। और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। तो इनकी जो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है वो कैसी होती है कि ये लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इनको लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स एक मार्केट है जहाँ पे प्रीमियम कस्टमर्स या फिर एक लग्जरी बिल्डिंग्स या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ बनते हैं। यूके ले लीजिए, यूएस ले लीजिए, यूएई ले लीजिए, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, राइट। और हमें इन कंट्रीज़ में जाकर हमारा बिजनेस जो है हमें एक्सपैंड करना है। तो ये लोग सबसे पहले, द फैक्ट दैट इफ़ यू आर बिल्डिंग अ कंज्यूमर बिजनेस यू नीड टू हैव अ वेरी रिनाउंड ब्रांड, राइट। तो फॉर एग्जांपल दिस कंपनी वाज फेमसली नोन एज एक्रिसल टिल 2022। उसको लोग ने शॉर्टन करके कैरोसेल कर दिया, क्योंकि टॉप ऑफ द माइंड, ब्रांड रिकॉल सही है। तो ब्रांडिंग पे काफ़ी ज़्यादा फोर्स है या फिर कॉन्सेंट्रेशन है कंपनी का। तो एक कंज्यूमर फेसिंग प्रोडक्ट का ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है। जितना इम्पोर्टेंट एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन या डीलर नेटवर्क होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट एक कंज्यूमर फेसिंग प्रोडक्ट का ब्रांडेड होना या फिर ब्रांड होना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। और जब ये 55 कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं या फिर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की बात कर रहे हैं, कैरोसेल वहाँ पे एक ब्रांड कंसिडर नहीं किया जाता है। उस पर काम हो रहा है, बट अभी तक वो एक ब्रांड, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नहीं है। तो कैरोसेल क्या करता है, कैरोसेल ये डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में जाता है और वहाँ पे होम बिल्डिंग या होम मेकिंग रिलेटेड जो भी कंपनीज़ होते हैं, जो लेट्स से किचन अप्लायंसेस बनाते हैं, किचन वेयर बनाते हैं, बाथ वेयर बनाते हैं, राइट, उनको अक्वायर कर लेता है, उनको अपना सब्सिडरी बना देता है और उनका ब्रांड और उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करके कैरोसेल के प्रोडक्ट्स, कैरोसेल के जो सिंक्स है वो पेनिट्रेट करवाता है वहाँ पे, राइट। सो दिस इज़ वन स्ट्रैटेजी विच दे आर यूजिंग। ये कब तक करेगा, ये तब तक करेगा जब तक कैरोसेल एक रिनाउंड ब्रांड नहीं हो जाता, राइट। आई मीन दिस इज़
one of the very few companies in India which is exporting consumer facing products. Normally हम जब यहाँ पे बात करते हैं तो हम लेट्स से इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं. लोग कहते हैं कि हम इम्पोर्टेड परफ्यूम यूज इस्तेमाल करते हैं, हम इम्पोर्टेड बैग्स इस्तेमाल करते हैं, गुची, गबाना, इम्पोर्टेड शूज़ इस्तेमाल करते हैं. बहुत कम इंडियन कंपनीज है जो एक्सपोर्ट करते हैं और एक तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स में डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स बेचते हैं. राइट, डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्ट्स विच हैव प्राइसिंग पावर. राइट, आप इस प्रोडक्ट का दाम बढ़ा सकते हो जब इसके रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ जाते हैं. तो कैरेसिल इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज विच आर कमिंग आउट ऑफ इंडिया विच आर एक्सपोर्टिंग डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स जिनकी क्वालिटी ज़बरदस्त होती है. बाहर के लोग प्रीमियम या फिर जो भी लग्जरी सेगमेंट से या हाउस होल्ड्स होते हैं जिनके पास डिस्पोजेबल इनकम बहुत ज़्यादा होती, वो लोग खरीदने के लिए तैयार है एक इंडियन प्रोडक्ट को बिकॉज उसकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है. राइट, सो कैरेसिल इज़ वन ऑफ द फ्यू कंपनीज विच हैज़ कम आउट ऑफ इंडिया विच इज़ एक्सपोर्टिंग टू लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके a discretionary product, right? So this is a great achievement for the promoter, the management and the company at large, right? हाँ, तो coming to the main point, तो ये कंपनी जाके होम बिल्डिंग या होम मेकिंग स्पेस में जो इंटरनेशनल डेवलप मार्केट्स होते हैं उनमें कंपनीज को अक्वायर करती है, उनको अपना सब्सिडरीज बनाती है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है और ब्रांड है वो इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं अपना प्रोडक्ट वहाँ पे बेचती है. राइट, दूसरी चीज़ जो ये कंपनी करती है वो है जो ये रिनाउंड फर्नीचर कंपनीज है या डेकोर कंपनीज है. जैसे इंडिया में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड जैसे आइकिया काफ़ी फेमस है. राइट, कैरन एक कंपनी है जो यूएस में काफ़ी फेमस है, होम डेपो यूएस में काफ़ी फेमस है. राइट, क्रोहे एक यूरोपियन ब्रांड है वो काफ़ी फेमस है. तो इनके साथ B2B टाइप्स करती है. जैसे आप आइकिया के जब शोरूम में जाओगे या फिर उनके जो बहुत बड़ा एक सेटअप होता है वहाँ पे जाओगे और जब वहाँ पे आपको किचन्स दिखेंगे, राइट, किचन में जो सिंक होते हैं चाहे फिर वो स्टेनलेस हो, क्वार्ट्स हो, वो एक्चुअली कैरेसिल के होते हैं. राइट, तो एक तरह से ये वाइट लेबल प्रोडक्ट्स होते हैं. ब्रांड जो है वो आइकिया का है, राइट, बिक रहा है आइकिया के काउंटर पे, बट मैन्युफैक्चर हुआ है कैरेसिल के प्लांट में जो गुजरात में है. तो वाइट लेबलिंग यूज़ करती है कंपनी इन ऑर्डर टू पुश इट्स प्रोडक्ट्स टिल इट गेट्स इटसेल्फ onto the world stage as a renowned brand, right? So in corporate strategy or in business strategy there are a couple of strategies, I mean couple of approaches. एक तो आप acquire करो, दूसरा आप piggyback करो, तीसरा आप build करो, and this applies for products as well as brands. तो बहुत सारे companies piggyback करते हैं, मतलब किसी और का, जैसे यहाँ पे कैरेसिल जो आइकिया और क्रोहे के साथ करी वो पिगी बैक करी कि आइकिया का ब्रांड नेम इस्तेमाल करके अपना प्रोडक्ट पेनिट्रेट करवा रही है, बेच रही है. राइट, अक्वायर कर रही है कि सब्सिडीज़ को या फिर होम मेकिंग होम बिल्डिंग सेगमेंट के जो कंपनीज है यूएस, यूके, यूएई, टर्की में, उनको अक्वायर करके कहीं ना कहीं अपना प्रोडक्ट पुश कर रही है उसके चैनल्स पे. राइट, इंडिया में जो है थोड़ा सीन अलग है. अपना डीलर नेटवर्क काफ़ी एग्रेसिवली कंपनी बना रही है इंडिया में, क्योंकि इंडिया का इम्पोर्टेंस जो है वो कंपनी को काफ़ी हद तक दिखता है फ्यूचर के लिए. राइट, करेंटली इट्स मोर ऑफ एन एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेस विद 82% ऑफ इट्स टॉप लाइन कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट्स एंड ओनली 18% कमिंग फ्रॉम फ्रॉम इंडिया. राइट, तो जब कॉल में मैनेजमेंट को पूछा गया कि इंडिया में इतना रियल एस्टेट बन रहा है तो आप कि जो कंपनी का टॉप लाइन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 18% क्यों है, 30%, 35%, 40% होना चाहिए. यहाँ पे इतना लग्जरी रियल एस्टेट बन रहा है, ओबेरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज ग्रुप इतना टॉप क्लास हाई एंड अपार्टमेंट्स बना रहे हैं और आपका इसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दिख नहीं रहा है. राइट, तो मैनेजमेंट का आंसर ये था कि रियल एस्टेट बूम जो है और रियल एस्टेट सेल्स इज़ अ लीडिंग इंडिकेटर. पहले आप जब घर बनाते हैं तो उसमें ईटा, सरिया, आपका जो सीमेंट है वो इस्तेमाल करते हैं. लास्ट में जो है वो किचन आता है, लास्ट में मतलब सेकेंड लास्ट मॉड्यूलर किचन आता है, लास्ट में सिंक आता है. तो इंडिया का जो मार्केट है वो पिकअप करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और मुझे भी लगता है कि इंडियन मार्केट में क्वार्ट सिंक्स का पेनिट्रेशन जो बहुत कम है अभी वो इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि जो भी हाई एंड अपार्टमेंट्स बन रहे हैं वहाँ पे जो होम मेकर्स है, हाउस होल्ड्स है, वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं
जो कॉस्ट सिंक होता है एक प्रीमियम प्रोडक्ट। ऑल्सो आई फील कि जो भी चीज़ अमेरिका में या यूएस में हिट होती है, इन अ विद अ सर्टन लैग वो इंडिया में भी हिट हो जाती है। सो फॉर एग्जांपल, अगर अमेजॉन 1996 में यूएस में आया था तो 2008 में फ्लिपकार्ट आ गया था, राइट। ऊबर अगर 2008 में अगर यूएस में आ गया था तो 2011-12 तक ओला आ गया था, राइट। इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन यूएस में हो रहा है फोर व्हीलर सेगमेंट में, तो इंडिया में भी ओला, एथर, टीवीएस जैसे कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं और टू व्हीलर सेगमेंट में पेनिट्रेट करवा रहे हैं या बेच रहे हैं। सो वट एवर क्लिक्स इन द यूनाइटेड स्टेट or for that instant the western markets clicks in India over a certain period of time with a certain lag। तो यहाँ पे अगर इंडियन मार्केट्स पिकअप नहीं हुए मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, और एविडेंट है जो नंबर्स आ रहे हैं क्योंकि 18% कॉन्ट्रीब्यूशन ही है इंडिया का, मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस प्रोडक्ट और दिस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट विल पिक अप इन इंडिया एज वेल, राइट। तो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट द लार्जर कॉन्टेक्स्ट इन द बिजनेस। थोड़ा नंबर्स देख लेते हैं, नंबर्स से थोड़ा सैनिटी मिल जाएगी हम लोगों को, राइट। तो जैसे आपने कहा कि विदाउट एनी डाउट दिस इज अ स्मॉल कैप कंपनी विद टेरिफिक सेल्स डेटा, प्रॉफिट डेटा, राइट। स्टॉक प्राइस जो है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से ऊपर गया है, 35% से ऊपर गया है पिछले एक साल में, राइट। मार्केट में इतनी लिक्विडिटी है तो स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाएंगे ही। DIIs, म्यूचुअल फंड्स, रिटेल इन्वेस्टमेंट, रिटेल पार्टिसिपेशन जिस तरह हो रहा है, स्टॉक प्राइस ऊपर जाना इज़ नो न्यूज़ इन इंडिया एटलीस्ट, राइट। मुझे जो कंसर्निंग दिख रहा है यहाँ पे, और जब हम बैलेंस शीट भी एनालाइज करेंगे इस कंपनी की, वो चीज़ें एविडेंट होगी। जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है, रिटर्न ऑफ इक्विटी ऑफ एन 18% और अ 21% इज़ अ गुड रिटर्न ऑफ इक्विटी। मैं समझता हूँ कि जो सो बिजनेस होते हैं जिसमें रिटर्न ऑफ इक्विटी 17% से ज़्यादा होता है, दीज आर गुड बिजनेसेस टू इन्वेस्ट मनी इन, right? These are self-sustainable businesses these are sustainable, long-term sustainable businesses to invest money, not self-sustainable, long-term sustainable। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई 100 रुपये इस कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसको 21 रुपये का साल दर साल फायदा होगा। 21 रुपये का प्रॉफिट, 21% का प्रॉफिट बहुत बहुत अच्छा है, राइट। आपको इंडेक्स फंड्स जो है वो करीबन 14-15% का एक तरह से रिटर्न्स देंगे, आपको FDs 7-8% का रिटर्न्स देंगे, बट ये कंपनी जो है आपको 21% का रिटर्न दे रही है। पिछले 5 सालों में 21% का रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न है। On a 10-year scale as well, it has been given a return of around 18%. It means it's a long-term sustainable business. But is it a self-sustainable business? No, it's not a self-sustainable business. Because अगर यहाँ पे देखोगे आप, लास्ट ईयर रिटर्न ऑफ इक्विटी 18% है तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है वो 32% है, ऑलमोस्ट डबल है। मतलब मेरे बिजनेस में करीबन 18% से पैसा लग रहा है, बट मेरे जो खर्चे हैं वो करीबन 32% के हैं। मतलब मेरी सैलरी 1 लाख की है, बट जो मेरे खर्चे हैं वो करीबन 2 लाख के हैं। तो 1 लाख जो एक्स्ट्रा है उसका मैं कहाँ से बंदोबस्त करूँ, कहाँ से लेके आऊँ? एक, मैं बैंक के पास जाके लोन लेता हूँ, जैसे इस कंपनी ने भी किया है। इसका अगर आप डेट देखोगे बैलेंस शीट में, काफ़ी अच्छी तरह से इनका डेट बढ़ा है। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा ग्रे जोन में आता है, ग्रीन जोन में नहीं है, रेड भी नहीं कहूँगा मैं, बट कहीं ना कहीं बीच में आता है, राइट। इस कंपनी ने इक्विटी डाइल्यूट की है, तो अपने जो भी करंट इन्वेस्टर्स है, राइट, उनके पास कंपनी गई है। कंपनी ने कहा है कि हमारा सेल्स ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है, हमको डिमांड बहुत जगह से आ रहा है, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं हम, ये सब टाई अप्स कर रहे हैं आइकिया के साथ, हम कंपनीज़ को अक्वायर करें इंटरनेशनली, हम अपना ब्रांड बना रहे हैं, राइट। करंट हम जो भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं 75% वाइट लेबल्ड है। कैरिसल के ब्रांड के नीचे सिर्फ 25% प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट। हमको ये बढ़ा के मे बी 40%, 50%, 60%, 70% करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा कैरिसल के ब्रांड के नीचे प्रोडक्ट बिकेगा उतने ज़्यादा मार्जिन्स मिलेंगे इस कंपनी को। अभी वो मार्जिन्स कहीं ना कहीं आइकिया के साथ शेयर हो रहे हैं, ग्रोए के साथ शेयर हो रहे हैं, कैरन के साथ शेयर हो रहे हैं, होम डेपो के साथ शेयर हो रहे हैं। तो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को जाके बोल रही है कि हम लोग इतना डिमांड दिख रहे हैं, बट हमारे पास उस डिमांड को बढ़ाने के लिए उतना बैंक बैलेंस नहीं है, उतना सेविंग्स नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग हमें पैसे दीजिए, राइट। तो इसलिए QIP किया है रिसेंटली कंपनी ने, और इनके जो करंट इन्वेस्टर्स ने इनको कुछ पैसे दिए हैं, कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, और कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा डेट भी लिया है। तो
बैलेंस शीट पे वो काफ़ी अच्छी तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंपनी, इन ऑर्डर फॉर दिस कंपनी टू बी ए सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस, इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इवेंचुअली जो प्रॉफिट पूल है वो ट्रिकल डाउन होकर रिटर्न ऑफ इक्विटी में चला जाता है, राइट. तो अगर यहाँ पे आप देखोगे कि 3 साल में सेल्स ग्रोथ अगर 30% है और प्रॉफिटेबिलिटी आपकी सिर्फ 14% है, हाफ है, राइट. सिमिलरली आपका जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो भी कम है सेल्स ग्रोथ से. तो द प्रॉफिटेबिलिटी हैज़ टू इंक्रीज नॉट इंक्रीमेंटली बट बाय ह्यूज डेल्टा, so that money trickles down into return on equity, and this company need not depend on external sources of capital to fund its growth. ये बैसाखियों पे चल रही है एक तरह से, दोनों जगह बैसाखी है, राइट हैंड में भी बैसाखी है, लेफ्ट हैंड में भी बैसाखी है, इक्विटी भी डाइल्यूट कर रही है और डेट भी उठा रही है, ठीक है. एक अच्छा सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल तभी होता है जब आपका रिटर्न ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू योर सेल्स ग्रोथ, राइट. तो it has good sales growth, it has good profit growth, stock price has gone up, and return of equity shows that it is a sustainable, long-term sustainable business, but not a self-sustainable business yet. ठीक है. अब दूसरी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान डालते हैं, राइट. कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है काफ़ी अच्छा है, राइट. फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, राइट. अगर आप देखोगे यहाँ पे जो सबसे कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है करीबन 14% का लिया था 2018 में, राइट. और जो ज़्यादा है वो करीबन 22% का है. थोड़ा रॉ मटेरियल का इफेक्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं. एक तो जो मैंने रेसिन की बात की है, राइट. 20% ऑफ द प्रोडक्ट हैज़ रेसिन्स. आई मीन अगर एक टोटल प्रोडक्ट है तो उसका जो कॉस्ट एट्रीब्यूशन है 20% is attributed to resin, which is a derivative of crude. तो आपके अगर तेल के दाम महंगे हो गए तो कहीं ना कहीं इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें रिफ्लेक्ट होगा. दूसरा चीज़ है द फैक्ट दैट दिस कंपनी हैज़ 82% एक्सपोर्ट्स, तो इनका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज एक तो ये डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट है, इसकी पैकेजिंग वगैरह एकदम सही तरीके से होनी है, और अगर इस प्रोडक्ट को यूएस जाना है, यूरोप जाना है, तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, जिसमें अगेन तेल का फंडा आ जाता है, वो काफ़ी मैटर करता है. सो क्रूड प्राइसेस मैटर अ लॉट. करेंटली द क्रूड प्राइसेस आर ट्रेडिंग एट $70-75 per barrel, right. If these prices go to around $60 a barrel, then there would be a lot of profitability that would be coming up in the operating profit margins. तो operating profit margins जो है 18 to 20% का गाइडेंस दिया है कंपनी ने अगले साल के लिए, 25 के लिए, FY25 के लिए, which I think is fine, which is good, right. सिक्लिकल नहीं है, काफ़ी दिख के आता है, कमोडिटी बिजनेस में नहीं है, डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स बना रही है, थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है रॉ मटेरियल प्राइसेस का, वो काफ़ी एविडेंट है. एक और चीज़ जो कंपनी में एक तरह से एक रिस्क है कि इनके जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो गुजरात में ही है, और पिछले 1-2 सालों से गुजरात में काफ़ी बाढ़ आती है, जिसकी वजह से इसी वक्त में खासकर फ्लड्स होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कहीं ना इट कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, वो रुक जाता है, राइट. तो कहीं ना कहीं कंपनी आगे जाके दूसरे टेरिटरीज, दूसरे जगहों को कंसिडर करेगी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए. अदरवाइज करेंटली इट हैज़ ऑल इट्स एग्स इन वन बास्केट, विच इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग, राइट. दूसरी या तीसरी चीज़ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमको जो बता रहा है वो है द फैक्ट दैट ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, राइट. इट ऑल्सो टेल्स अस दैट एक तो रॉ मटेरियल कॉस्ट कंपनी कंट्रोल कर रही है इन वॉट एवर वेज इट इज़ डूइंग इट, राइट. दूसरा जो है इनका जो प्रोडक्ट जो है इट्स अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट नहीं होता तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीबन 10%, 9% पे होता. बट द फैक्ट दिस इज़ अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का अपना एक ब्रांड है, अपना ब्रांड रिकॉल है, दैट्स वाई इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18 to 20% में कहीं ना कहीं दिख रहा है, राइट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बाद अगर हम देखें नेट प्रॉफिट मार्जिन, राइट, वो भी हायर सिंगल डिजिट्स में और कहीं ना कहीं डबल डिजिट्स में भी जा रहा है. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, राइट. तो कंपनी ने डेट लिया है
धीरे धीरे इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रहा है और वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को खाना शुरू कर देगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कंपनी जब मैनेजमेंट को पूछा गया कि आपने जो ये QIP किया है, जो ये फंड रेज किया है, क्या उससे आप आपका डेट क्लियर करोगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम डेट क्लियर नहीं करेंगे, इसको हम सिर्फ एक्सपेंशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। डेट हम हमारे जब कैश फ्लोज आएंगे, हमारे सेल्स होने के बाद जो कैश फ्लोज आएंगे उससे क्लियर करेंगे। बट अगर आप देखो इंटरेस्ट कंपोनेंट जो प्रॉफिटेबिलिटी में धीरे धीरे अपना सर उठा रहा है, एक करीब एक वक्त में 8, 12, 10, 8, 11, 17, 21 हो चुका है अभी, राइट। दूसरा चीज़ जो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी को कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है वो है आपका डेप्रिसिएशन, राइट। 32 है या 26 है, 18 है, ये भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, राइट। आपको मोल्ड्स खरीदने पड़ते हैं जब आप प्लांट लगाते हैं, जब आप बैक एंड इंटीग्रेट करते हैं, राइट। आपको मोल्ड्स खरीदने पड़ते हैं। मोल्ड्स का एक और पॉइंट है, मोल्ड्स जो है वो इम्पोर्ट होके आते हैं। तो कहीं ना कहीं रुपी अगर डिप्रिशिएट हुआ या फिर तेल के दाम और बढ़ गए तो फिर से ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या फिर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को अफेक्ट करना शुरू कर देगा, ये मार्जिन कम होता जाएगा, राइट। तो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। अगर इनके टोटल एसेट्स आप देखोगे उसमें से 50% एसेट्स जो है फिक्स्ड एसेट्स है, मतलब प्लांट, मशीनरी, जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए। तो इट्स अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए कि सेल्स अपने इंक्रीज़ करे ताकि जब प्रॉफिट आए वो ट्रिकल डाउन होके रिटर्न ऑफ इक्विटी में जाए और नेट प्रॉफिट में जाए, राइट। तो इन दो नंबर्स को आगे ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है, एक तो इंटरेस्ट और दूसरा डेप्रिसिएशन, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी का जो CFO टू पैट रेशियो है वो अच्छा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अगर 100 रुपये कमा रही है सेल से तो वो 100 रुपये को कैश में कन्वर्ट कर रही है, वहाँ पे दिक्कत है नहीं। बार्गेनिंग पावर है अपने डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सब्सिडरीज के साथ, तो ऑन दैट फ्रंट इट्स अ गुड थिंग, राइट। फ्री कैश फ्लो कंपनी नहीं है, हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि एक स्मॉल कैप कंपनी फ्री कैश फ्लो कंपनी होगी, राइट, क्योंकि वो एक सीरियस ग्रोथ फेज में होती है। बट एक फ्री कैश फ्लो कंपनी जब कोई कंपनी होती है तो उसमें एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। इस कंपनी में वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। तो अगर हम किसी कारणवश इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो एक ही कारण है, वो है ग्रोथ, या 3 कारण है, ग्रोथ, ग्रोथ, ठीक है। तो इट्स अ फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी। रिटर्न रेशियोज या फिर री इन्वेस्टमेंट रेट, नॉट रिटर्न रेशियोज, री इन्वेस्टमेंट रेट 62%, 162%, सॉरी 162% री इन्वेस्टमेंट रेट है। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट जो है वो बहुत बहुत एग्रेसिव है। जो भी पैसा बिजनेस में आ रहा है वो फिर से अपने बिजनेस में डाल रहा है, उससे ज़्यादा वो बिजनेस में डाल रहा है। वो लोन ले रहा है, वो इक्विटी डाइल्यूट कर रहा है, वो QIP कर रहा है, और जो भी पैसा, जो भी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है उससे कहीं ज़्यादा 162% वो फिर से अपने बिजनेस में डालकर उसको एक्सपैंड कर रहा है। इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है अपने बिजनेस को लेकर, राइट। तो लेट्स से अगर मैंने 100 रुपये बिजनेस में लगाए हैं, राइट, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड लेट्स से 17 रुपये है, 17 रुपये मेरे हाथ में आ गए। इस 17 रुपये में से, राइट, 162% में लगा रहा हूँ, मतलब 17 के 17 तो पूरा डाल ही रहा हूँ बिजनेस में, और ऊपर से लोन ले रहा हूँ, इक्विटी डाइल्यूट कर रहा हूँ, वो ऊपर का 62% है वो भी बिजनेस में लगा रहा हूँ मैं, राइट। तो इसका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है, इट्स नॉट ग्रेट बट इट्स गुड। अबव 17% ROC इज अ गुड ROC, इट्स अ decent ROC, but the way the management is reinvesting in the business is just next level, बहुत aggressive है ये, ठीक है। इसलिए कोई डिविडेंड यील्ड भी देते नहीं है, किसी को इन्वेस्टर को डिविडेंड नहीं देते, कहते कि आपको जो भी गेंस होंगे वो कैपिटल गेंस ही होंगे, स्टॉक मार्केट गेंस ही होंगे, हम आपको डिविडेंड नहीं देने वाले, ठीक है। तो कंपनी के थोड़े कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। सिर्फ सिंक्स नहीं बनाती है कंपनी, राइट। भले सिंक का कंट्रीब्यूशन इनके टॉप लाइन को, क्वार्ट्स का ही 52% है, प्लस स्टेनलेस का 11% है, 63% तो सिंक्स का ही कंट्रीब्यूशन है, प्लस उसमें आप 22% जोड़ लीजिए, 83% काउंटर टॉप्स, जो ग्रेनाइट टाइप के काउंटर टॉप्स आते हैं किचन में, जो मॉडल किचन में लगते हैं, वो भी ये कंपनी बनाती है, राइट। इंटरनेशनल एक्सपेंशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हो रहा है। वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है। वैल्यू माइग्रेशन का अगर एक एग्जांपल दूं मैं, तो फॉर एग्जांपल हम जो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं वो इंटरनल कंबशन इंजन की गाड़ियाँ है, राइट। जो भी स्कूटर या एक्टिवा वगैरह जो भी ये
गाड़ियाँ हैं वो व्हीकल्स हैं जो 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स वो इंटरनल कंबशन इंजन की है, राइट. व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज़ वी आर ट्रांसफॉर्मिंग और वी आर ट्रांजिशनिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो गाड़ी तो इस्तेमाल करेंगे बट वो आइस टेक्नोलॉजी की नहीं होगी, वो ईवी टेक्नोलॉजी की होगी, राइट. तो कहीं ना कहीं वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है. पहले 30 साल पहले हम सिर्फ पब्लिक बैंक्स के पास जाते थे, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक. अब धीरे धीरे HDFC ICICI पे जा रहे हैं. तो बैंकिंग तो उतना ही रहेगा, बैंकिंग करेंगे भी, राइट. बट बैंकिंग हम करेंगे प्राइवेट बैंक्स के साथ, राइट. सिमिलरली किचन्स में जो सिंक्स तो लगेंगे बट वो स्टेनलेस स्टील के नहीं लगेंगे, वो लगेंगे क्वार्ट्स के. तो फॉर एग्जांपल एक हाउस होल्ड जब नया घर खरीद रहा है तो ये कंपनी उनको ऑप्शन देगी कि अगर आपका डिस्पोजेबल इनकम है और आपके पास परचेसिंग कैपेसिटी है, जो आई थिंक बहुत सारी होम मेकर्स जो है वो वर्किंग विमेन होती है, सो दे हैव दैट परचेसिंग कैपेसिटी टू गो फॉर अ क्वार्ट्स किचन, क्वार्ट्स सिंक एज अपोज टू अ स्टेनलेस स्टील का सिंक, राइट. दूसरा जो प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड है, लग्जरी ट्रेंड है, टॉप 3 करोड़ हाउस होल्ड्स ऑफ इंडिया वुड बी मोर देन ओपन टू बाय अ प्रीमियम प्रोडक्ट लाइक क्वार्ट्स, राइट. तो कंपनी ने ऑलरेडी बहुत सारा केपेक्स कर दिया है. सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू स्टडी द ग्रोथ ड्राइवर्स, उसको आप 2 तरीके से स्टडी कर सकते हैं. तो डिमांड ड्राइवर्स की कहाँ पे सेल्स होने वाला है, कहाँ पे जाने वाली है कंपनी, इंटरनेशनल, इंडिया, डोमेस्टिक, वट एवर इट इज़. दूसरा है आप सप्लाई साइड मेट्रिक्स देखते हैं. सप्लाई साइड इज़ नथिंग बट द बैलेंस शीट एक्सपैंड हुई है या नहीं, केपेक्स लगा है या नहीं, यूटिलाइजेशन लेवल क्या है. तो पिछले 2 साल में केपेक्स लगा है, राइट. इनकी कैपेसिटी करीबन 8.5 लाख थी क्वार्ट्स सिंक बनाने की. पिछले 2 साल में ये कैपेसिटी 10 लाख हुई है. तो एक एडिशनल लाइन ऑफ केपेक्स आया है. इनकी जो स्टेनलेस स्टील बनाने की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ हुई है. करीबन 1.8 लाख स्टेनलेस स्टील बनाते हैं वो लोग. पिछले 2 साल में ये सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं. डिमांड इतनी आई है कि कंपनी को एक्स्ट्रा केपेक्स लगाना पड़ा है, राइट. करंट यूटिलाइजेशन जो है क्वार्ट्स का अराउंड 60 to 70% है. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. तो जैसे सेल्स बढ़ेंगे वो यूटिलाइजेशन 90-95 पर चले जाएगा, राइट. दैट इज़ व्हाट द कंपनी इज़ एक्सपेक्टिंग. तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली केपेक्स किया गया है अपना जो हीरो प्रोडक्ट है या फिर हीरो कैटेगरी के लिए है, राइट. इवन इफ इट इज़ नॉट द हीरो कैटेगरी, जैसे ये चिमनी और कुक टॉप और फॉसेट इज़ नथिंग बट जहाँ से सिंक में पानी आता है तो ऊपर का जो पानी आता है तो उसको फॉसेट कहते हैं. उसके लिए एक एडिशनल लाइन लगाई है जो करीबन 66 करोड़ का केपेक्स के लिए एक लाइन फॉसेट्स और अप्लाइंसेस के लिए लगाई गई है. अब कंपनी ज़्यादा फॉसेट्स बनाएगी तो वो काफ़ी क्लियर कट दिख रहा है. तो एक चीज़ बहुत क्लियर कट दिख रही है कि इट वांट्स टू बी द वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन फॉर किचन एंड बाथवेयर. कि अगर आपको किचन का कुछ भी चाहिए हम देंगे, चाहे वो सिंक हो, काउंटर टॉप हो, फॉसेट हो, राइट, इनबिल्ट चिमनी हो या कुक टॉप हो, वाइन चिलर्स हो जो आजकल अल्कोहल वाइन चिलर्स में रखते हैं. काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट है, काफ़ी सुंदर दिखता है ये प्रोडक्ट भी, वो भी हम देंगे. बाथरूम फिटिंग्स भी उसमें क्वार्ट्स के टाइल्स आने लग गए हैं आजकल, तो उसके साथ ये लोग वॉश बेशंस और टाइल्स जो है वो मार्केट में भी जाने की कोशिश करें. बट यहाँ पे कंपिटिटिव एडवांटेज नहीं है. ऑलरेडी आपका कजरिया है, हिंडवेयर है, तो ये बहुत ज़्यादा कंपिटिटिव मार्केट है. कंपिटिटिव एडवांटेज तो कंपनी के पास नहीं है. किचन अप्लायंसेस में आपका फेबर है, आपका टीटी के प्रेस्टीज है, ये सारे कंपनीज ऑलरेडी है. तो वहाँ पे इतना कंपटीशन है कि वहाँ पे मार्केट शेयर लेना अपने कंपटीटर्स से बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो कंपनी जो है वो सिंक्स पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रही है और आगे भी करेगी. और सिंक से इनका काफ़ी ज़्यादा बिजनेस आते हुए दिख रहा है, राइट. अब बैलेंस शीट की बात करते हैं, राइट. आई होप कैटेगरी और प्रोडक्ट्स के बारे में चीज़ें बहुत हद तक क्लियर है, राइट. अगर आप बैलेंस शीट की बात करें, राइट, तो जैसे मैंने कहा डेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कंपनी में, राइट. ये डेट जो 73 करोड़ था ये 303 करोड़ हुआ है, राइट. काफ़ी ज़्यादा डेट बढ़ा है, काफ़ी एग्रेसिवली डेट बढ़ा है. डेट टू इक्विटी स्टार्टिंग में काफ़ी एक ख़राब लेवल पे था, अब 0.9 है. एनीथिंग डेट टू इक्विटी ऑफ मोर देन 1% और 1% तो नहीं होता है. डेट टू इक्विटी ऑफ मोर देन 1 इज़ अ कंसर्निंग डेट टू इक्विटी. तो इसका डेट लेवल्स देखना बहुत 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 ज़रूरी है, राइट. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ठीक है, ज़्यादा नहीं है, राइट. नेट फिक्स्ड एसेट्स, राइट, जो एनफैट जो होता है इसका मतलब ये होता है कि लेट्स से मैंने कंपनी में 100 रुपये के एसेट्स लगाए हैं, जैसे प्लांट मशीनरी 100 रुपये का लगाया है, तो उसमें से कितना सेल्स में ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट.
तो इसका जो है वो 1.9 है। मतलब अगर मैंने 100 रुपये के एसेट्स लगाए हैं अपने बिजनेस में तो मुझे 190 रुपये के सेल्स आए हैं, जो कि मुझे लगता है काफ़ी कम है, राइट। इनका पीक करीबन था 2.7 का यहाँ पे, बट ये अभी 1.9 है। मतलब बहुत यूटिलाइजेशन होना अभी बाकी है। जो भी ये नया केपेक्स लगा है उसका यूटिलाइजेशन जल्द से जल्द करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उनका नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर जो है वो जल्द से जल्द इंक्रीज़ हो, ज़्यादा सेल्स हो। अपने एसेट को और एफिशिएंटली इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, राइट। दूसरा है एक और क्रिटिकल मेट्रिक, ये सारे वर्किंग कैपिटल रिलेटेड मेट्रिक्स है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, द हायर इट इज़ बेटर, राइट। इन्वेंट्री कितना जल्दी टर्न हो रहा है, कितना जल्दी चर्न हो रहा है, राइट। तो वो भी नंबर थोड़ा कम ही हुआ है, राइट। 4.5 है। इन्वेंट्री को काफ़ी डीलर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास इन्वेंट्री पड़ी रह रही है। सेल्स आना बहुत ज़रूरी है जो ये इन्वेंट्री को लिक्विडेट कर पाए, राइट। ऑल दिस थिंग गेट्स कैप्चर्ड इन दिस डेटा, कैश कन्वर्जन साइकिल, कि आपका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना अच्छा है, कितना ख़राब है। तो एक वक्त में अगर आप देखिए तो ये 136 था, 126 था, 130 था, अब 174 हो गया है। तो बहुत जगह पे, चाहे फिर आप देखिए कि एक तो इन्वेंट्री पड़ी है डीलर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, सब्सिडरीज के पास, एक चीज़। दूसरा, जो आपका एसेट टर्न्स जो है वो कमज़ोर है या फिर कम है। इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा और इतना ज़्यादा बिक नहीं रहा है, राइट। जैसे प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है वोल्टास के, कि जो पिछले क्वार्टर की इतनी गर्मियाँ जो इतनी खतरनाक थी और ज़िंदगी इतनी नरक बन गई थी कि जो भी इन्वेंट्री डीलर डिस्ट्रीब्यूटर फैक्ट्री में थी वो सारी अब्जॉर्ब हो गई, सारी लिक्विडेट हो गई, राइट। तो वो सिनारियो इस कंपनी में दिख नहीं रहा है। इसके पास काफ़ी इन्वेंट्री है अपने चैनल्स में जिसको इसे लिक्विडेट करना है, और ये कंपनी जिस तरह से ग्रो कर रही है वो लिक्विडेट कर भी देगी, राइट। सो बैलेंस शीट को देखना और असेस करना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, राइट। जैसे मैंने पहले रीटरेट किया, इसका फिक्स्ड एसेट्स जो है आउट ऑफ टोटल एसेट्स ऑलमोस्ट 47% या 50% है। इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। बैरियर्स टू एंट्री इनटू दिस बिजनेस आर वेरी वेरी लो, राइट। इट हैज़ दिस specialized monopolized technology with which it makes its products or manufactures its products, right. The barrier to entry is very low, right. ओनरशिप की बात करें तो प्रमोटर्स का स्टेक थोड़ा कम हुआ है। आई थिंक जो QIP हुआ है तो प्रमोटर ने अपना थोड़ा पैसा इसमें लगाया होगा, राइट। प्रमोटर प्लेज वगैरह नहीं लिया है, कुछ गिरवी नहीं है। FIIs का कंट्रीब्यूशन बड़ा है, राइट। DIS का भी कंट्रीब्यूशन बड़ा है। नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स इसमें बहुत ज़्यादा है। पिछले 3 साल में 4.18x शेयर होल्डर्स बने हैं। काफ़ी एविडेंट है कि ओवर ओन्ड स्टॉक्स है, ओवर ओन्ड स्टॉक है। हर किसी को पता है कि कैरसिल नाम की एक कंपनी है, रिटेल इन्वेस्टर्स को पता है कि कैरसिल नाम की कंपनी है और ये एक ग्रोथ कंपनी है, तो ओवर ओन्ड स्टॉक है ये, राइट। जब रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत मात्रा में स्टॉक्स खरीदते हैं, एक ही स्टॉक में जब पैसा लगाते हैं और उनका जो स्टेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो स्टॉक बहुत वॉलेटाइल हो जाता है, क्योंकि जब कैपिटल गेंस नहीं आते, जब ग्रोथ नहीं आता है, और स्पेशली ऐसे जैसे स्टॉक्स होते हैं जहाँ पे डिविडेंड यील्ड भी कम होता है, तो रिटेल इन्वेस्टर बहुत नर्वस हो जाता है और बेच देता है, राइट। तो बहुत आसान है ऐसे कंपनीज़ का स्टॉक प्राइस गिर जाना एक बुरे इवेंट में, या फिर 2-3 क्वार्टर्स ख़राब आ जाए तो स्टॉक प्राइस गिर जाता है इसका, क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर जो है वो काफ़ी नर्वस होता है। उसको लगता है कि शायद उसका नुकसान हो जाएगा। वो एक रिस्की बेट लेके बैठा है एक स्मॉल कैप में जिसका मार्केट कैप करीबन 2,500 करोड़ है। तो यहाँ पे उसका एक बहुत प्रभाव या इम्पैक्ट गिरता है इफ़ द स्टॉक इज़ एन ओवर ओन स्टॉक, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट। वैल्यूएशंस की बात करते हैं, मुझे लगता है वैल्यूएशंस डिसेंट है। 41% 41 इसका वैल्यूएशन है, इसका सॉरी प्राइस टू पी जो है 41 है इसका मीडियन पी पिछले 5 साल का करीबन 28 था। इंडस्ट्री अगर हम देखें तो हम इसको कहीं ना कहीं कजरिया से फिर हिंडवेयर से कंपेयर कर सकते हैं, राइट। दो ये थोड़ी एक अलग कंपनी है बट सेरामिक्स में ही है, तो इसको कंपेयर कर सकते हैं, राइट। 41 है और इसको मैं मार्केट लीडर ही कहूँगा, कैरसिल का 41 है, राइट। तो whenever I do the analysis of a company, I want to conclude it with two things. One, how do I categorize this company, whether this company is a good company, great company, or it's an average company.
because that will define how much valuation I'm ready to give to this company, right? तो मेरे नज़रिए में या मेरे एनालिसिस में दिस इज़ अ वेरी वेरी, इसके प्रोज एंड कॉन्स है। जैसे इट्स अ वेरी वेरी अग्रेसिव कंपनी, एक स्मॉल कैप है जो बहुत फास्ट पेस से ग्रो हो रहा है, राइट? इसका मोट है, ये एक लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। अगर मैं जर्मनी में एक हाउस होल्ड हूँ और शॉक का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेट्स से मेरे घर के बाजू में है, शॉक ग्रुप अगर वो क्वार्ट्ज सिंक जो है वो 100 रुपये में बना रहा है, तो इंडिया में एक कंपनी है जो 60 रुपये में वो सिंक बना रही है, और उसको इंडिया से जर्मनी लेके आने में मुझे लेट्स से 10 रुपये लग रहा है, तो मुझे वो जो सिंक है वो करीबन 70 रुपये में मिल रहा है। तो मैं इंडिया का सिंक खरीदूंगा कैरेसिल का, या फिर मैं शॉक का सिंक खरीदूंगा, राइट? ब्रांड मैटर करता है, बट लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर कैरेसिल है और अपना ब्रांड बना रहा है अच्छे से, दैट इज समथिंग विच शुड नॉट गो अननोटिस्ड, राइट? तो it is the lowest cost producer and it has a serious moat. It has a serious moat in the technology as well, which it has taken from Shock. Shock Group has करीबन 8% stakes in the company. This is something which I had mentioned earlier as well, right? और ये कंपनी एक हाई ग्रोथ कंपनी है, तो अगर इसमें कोई पैसा लगा रहा है, इसमें कोई इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो हॉराइजन होना चाहिए वो करीबन 3 से 4 साल का होना चाहिए। ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है, एक स्मॉल कैप है, इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम है, ये फ्री कैश फ्लो कंपनी नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि FCF नेगेटिव है ये, राइट? वर्किंग कैपिटल थोड़ा ठुका हुआ है अभी, राइट? इसको ठीक करना है। बैलेंस शीट थोड़ी कमज़ोर है, डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है, ओवर ओन्ड है काफ़ी हद तक, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी पैसा डाल दिया है इसमें, कैपिटल इंटेंसिव है, राइट? तो इसलिए ऑपरेटिंग लेवरेज आना बहुत ज़रूरी है, सेल्स आना बहुत ज़रूरी है, और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी जो हमने रिटर्न ऑफ इक्विटी और सेल्स का कंपैरिजन किया, उसमें इसको हम एक 100 आउट ऑफ 100 नहीं दे सकते हैं। तो मेरे नज़रिए में दिस इज़ अ गुड कंपनी, एंड इट्स अ गुड कंपनी जस्ट बिकॉज ऑफ 2-3 फैक्टर्स। वन, इट हैज़ अ मोट, एंड सेकेंड, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव मैनेजमेंट, एंड इट इज़ अ ग्रोथ कंपनी, राइट? इट्स अ कंज्यूमर फेसिंग ग्रोथ कंपनी। इफ़ इट वर टू बी एन एवरेज कंपनी, मैं उसका 30 का पी देता, राइट? अ गुड कंपनी को मैं करीबन 40 का पी दे के मानता हूँ, जिसका ऑलरेडी ये पी है, एंड अ ग्रेट कंपनी शुड बी 40, राइट? अगर इसका EPS जो एक्सपेक्टेड EPS बेस्ट केस सिनारियो करंटली जो प्रीवियस ईयर था उसमें इसका EPS जो था FY24 का वो 21 था, मैं बेस्ट केस सिनारियो 26 का लेके बैठा हूँ और वर्स्ट केस सिनारियो 20 का लेके बैठा हूँ, राइट? तो अगर बेस्ट केस सिनारियो में जो स्टॉक प्राइस है विच इज़ नथिंग बट अ गुड कंपनी का PE विच इज़ 40 मल्टीप्लाइड बाय 26, इट वुड बी 1040, 1040 का शेयर है, प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगाऊंगा मैं। ये जो लाल लाल दिख रहा है इसकी वजह से मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी करीबन 15% का लिया है, राइट? इससे इसका करंट स्टॉक प्राइस अगर 884 का होगा तो मेरे लिए एक रीजनेबल बाय हो सकता है, राइट? वर्स्ट केस सिनारियो जैसे अगर जो करंट उनका EPS जो 21 का है, अगर मैं सोचता हूँ कि 21 नहीं हो के सिर्फ 20 होगा और ये गुड कंपनी है, तो 40 into 20 which is 800 with a margin of safety of 660, then the stock price which we can expect right now is going to be 660. तो मुझे लग रहा है कि with 884 as the best case scenario and 660 as the worst case scenario for FY25, the current stock price is trading at 904, right? तो थोड़ा overvalued है stock. इसको हम खरीद सकते हैं, बट तभी खरीदना है जब ये टूटेगा, राइट? मतलब ये एक वक्त में नहीं टूटेगा, कुछ दिन मार्केट्स में बहुत ख़राब रहेंगे, जब ये अच्छा 5% 7% गिरेगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वन कैन बाय दिस थिंग, और धीरे धीरे इसको अगर एक्यूमुलेट किया जाए देन ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years this can give around 3 bagger 4 bagger result with the kind of growth that this company has seen, right? काफ़ी अच्छी कंपनी है ये, हाई ग्रोथ कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, अग्रेसिव कंपनी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है, स्टॉक प्राइस थोड़ा ओवर वैल्यूड है। क्रैक्स में अगर ख़रीदा जाए इसको 3 से 4 साल के पीरियड का अगर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन रख के इसको ख़रीदा जाए, क्रैक्स जब मार्केट नीचे आता है तब, then I think it can give us decent return. So this was my analysis on Carousel. Do let me know, how did you find it? Was it of some value to you? And if there are other companies that you want me to read and analyze and kind of present over here. Thank you very much for your time. Take care. Bye-bye.